हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि आपकी इस सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है, उसकी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने 3rd यूनिट इसकी लगा रखी है, स्टार्ट है। सो आज मैं आपको बता देती हूँ कि संघवाद और पंचायत हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम नगर पालिका करके इस पूरी यूनिट को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद आपकी 4th यूनिट बचेगी, दैट्स इट। फिर आपका ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा और फिर हम जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, बिकॉज 15 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हैं। ठीक है, सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में व्यापक राजनीतिक सहभागिता एवं विकास के लिए स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो भारत है, इंडिया है, उस जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत वास्ट तरीके से राजनीतिक सहभागिता और डेवलपमेंट के लिए स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि भारत में शासन के 3 स्तर हैं, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। ठीक है, केंद्रीय स्तर एक सेंट्रल तौर पे, राज्य स्टेट तौर पे, स्थानीय स्टेट के नीचे जो लोकल तरीके से आ जाता है, वो वाली बात यहाँ बताई गई है। स्थानीय स्तर के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, तो वहीं पर शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, अब आपको मैंने अभी पीछे जब पंचायत पढ़ाया तो ये सब आपको नॉर्मली पता है कि पंचायत कहाँ होती है। शहरों में तो होती नहीं है पंचायत, कहाँ होती है? गांव में होती है। तो गांव में पंचायत होती है, विलेजेस में पंचायत होती है और शहरों में नगर पालिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात इन्होंने बताई है। स्थानीय शासन व्यवस्था से नागरिकों में जो स्वतंत्रता है उसका एहसास बराबर बना रहता है और क्या होता है, उन्हें लोकतंत्र में अपने सहभागिता पर कभी भी एक कमी सी उत्पन्न या फिर संभव नहीं होती है कि नहीं, हमारे इसमें कमी नहीं है, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। भारतीय जनता का जो मुख्य ध्यान पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण देना था और इसमें महिलाओं के प्रवेश पर ही सिमटा, मतलब एक तरीके से महिलाओं के प्रवेश पर ही इसको समेटा गया। ये सिमट गया, एक तरीके से साइड हो गया कि हाँ, महिलाओं ने इसमें एंट्री करनी शुरू कर दी थी और काफ़ी काबिल लोग, काफ़ी काबिल महिलाएं इसमें एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। सो उसके बाद एक तरीके से ये लिमिटेड होता गया कि नहीं, अब इतना इनफ है, इतने काम के लोग आ चुके हैं, बस अब इतना काफ़ी है और ऐड मत करो। साथ ही साथ 73 संवैधानिक संशोधन 1993 में, उसके बाद मतलब जैसे 73 हुआ था ना, 1993 में अधिनियम बनाया गया था, उसी के जस्ट बाद 74 संवैधानिक जो आपका ये है पूरा संवैधानिक संशोधन करा गया और उसमें नगर पालिका को ऐड कर दिया गया। पंचायत को 73 संवैधानिक संशोधन में रखा गया और नगर पालिका को 74 संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत इस अधिनियम में जोड़ दिया गया। बहुत कम लोगों को ही ये पता है कि नगर पालिका जो है वो अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम जो है, नगर निगम प्रणाली का पुनर्गठन करने की कोशिश है। एक नगर निगम जो प्रणाली है, पूरा प्रोसेस है, सब चीज़ें हैं, उसको आगे बढ़ाने का ही एक तरीके से इसकी पहल है। और साथ में इसमें ये प्रावधान है कि महानगर के लिए 1/3 और सभी शहर स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक छोटे शहरों में सीटें सुरक्षित रहेंगी। ये वाली बात भी इसमें साफ साफ बता दी गई है। भारत में जो लोकतंत्र, स्थानीय स्वशासन है और ग्राम समुदायों के बारे में एक फिलोसफर है, विल डुरेंट नाम है इनका। विल डुरेंट क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भारत हमारी एक प्रजाति की मातृभूमि है। एक भारत जो है हमारी एक ऐसी प्रजाति की मातृभूमि है और यहाँ पर संस्कृत यूरोप की भाषाओं की माँ है और वह हमारे दर्शन की माँ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से ये बताया है इन्होंने कि भारत जो है बहुत अलग अलग प्रजातियों का मातृभूमि है और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सो एक तरीके से जो यूरोप में जो हुआ था, यहाँ पर गुलाम हुआ था इंडिया और ब्रिटिश शासन चला था, तो ये इन्होंने बोला है कि वो जो चीज़ें छोड़ के गए ना, उसकी भी माँ है भारत की प्रजातियाँ। ये अरबों के माध्यम है, मतलब बहुत अरबों खरबों में देखी जाती हैं।
और हमारे बहुत से सूत्र के माध्यम से, ये दर्शन के माध्यम से, ईसाई धर्म के माध्यम से, आदर्शों के माध्यम से, ग्राम समुदाय है, स्वशासन है, लोकतंत्र है, इनके माध्यम से इसको बहुत अच्छा और वास्ट और एक कैपेबल तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, विल डूरेंट कहते हैं कि इस तथ्य की पुष्टि करने मतलब मैं करता हूँ कि भले ही भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक प्रकृति में प्राप्त नहीं हुई हो, लेकिन उनकी भारत में उपस्थिति प्राचीन समय से 1992 से ही रही है। देखा, अब मैंने आपको पंचायत में पढ़ाया था कि इस चीज़ का जो था 1992 से बातचीत चल रही थी, जब 1993 में 73 अमेंडमेंट में 11 सूची में जो आप अनुसूची 11 शेड्यूल जो है आपका, उसमें पंचायत को जोड़ दिया गया और फिर म्यूनिसिपैलिटी को आर्टिकल आपकी जो अनुसूची है, शेड्यूल है 12, ठीक है, आपको मैंने बताया था पूरे 12 शेड्यूल्स हैं, तो उस 12 शेड्यूल में उसको जोड़ा गया और साथ ही उसी साल में 74 अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1993 में ही एक म्यूनिसिपैलिटी के लिए बना दिया गया। अब बात आती है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है इसका, कि देखो स्थानीय शासन के तहत नगरीय जो स्वशासन है उनका उल्लेख भारत का प्राचीन काल से मिलता है, प्राचीन टाइम से। मैंने आपको बताया था ना कि ब्रिटिश के काल से पहले से पंचायतों को देखा जाता है, सेम वैसे ही म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी ऐसे ही देखा जाता था। हड़प्पा समय की बात, हड़प्पा टाइम की यहाँ बात हो रही है। हड़प्पा आप जानते हैं कितनी पुरानी है, तो सभ्यता में भी जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर भी नगरीय स्वशासन के लक्षण दिखते हैं, जहाँ पर तमाम जो प्रसिद्ध इतिहास जो वेदताएँ हैं और उनके अलावा पुरातात्विक खोजों ने भी ये बताया है कि हाँ, यहाँ पर एक म्यूनिसिपैलिटी की खोज या फिर उसकी शुरुआत थी। उसके साथ साथ नगरीय स्वशासन की जो व्यवस्था है उसका उल्लेख महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ या मनुस्मृति से भी प्राप्त होता है। और साथ में मौर्य शासन काल जो था हड़प्पा के बाद का, उसके साथ नगरीय स्वशासन मौजूद था। और एक फिलोसफर क्या समझ लो, फिलोसफर भी समझ लो, उस टाइम तो आप जानते हो ये एरिस्टोटल, प्लेटो, सारे ये सब कैसे थे, तो इनका नाम था मेगास्थनीज बोलेंगे इनको। और इन्होंने 3री शताब्दी में भारत में एक नगर के शासन का विवरण दिया था। उनकी दूसरी रचना थी इंडिका। देखिए मैंने इसकी फोटो यहाँ लगाई है। इंडिका में इन्होंने इसकी रचना जो इन्होंने की थी इसके अंदर बताया था अपनी दूसरी रचना में। और इंडिका पढ़ के ये जानकारी हासिल हो पाती है कि प्राचीन काल में नगर शासन जो है वो 5 सदस्यों की 6 कमेटी में विभाजित हुआ था। और इससे ये विदित होता है कि प्राचीन भारत में आज भी मतलब एक तरीके से स्थानीय शासन के तहत जो एक नगरीय स्वशासन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट उसका देखा जाता है कि वो उस टाइम भी इतना था और आज भी इतना है। ठीक है, इसके साथ साथ औपनिवेशिक जो भारत है उसमें 1687 में अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहले मद्रास नगर की स्थापना की गई थी, जिसे स्वायत्त शासन सेल्फ गवर्नमेंट का प्रथम उदाहरण माना जाता है। और स्थानीय स्वशासन एक्ट 1882 लाकर वो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता बन गया था। ठीक है, ये वाली बात मैंने लिखी इसलिए क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप ऐड करना ज़रूर करना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी लाइन है कि 1687 में सबसे पहले जब मद्रास नगर की खोज की गई थी, अंग्रेज़ों ने की थी, तो उसके बाद वहाँ पर ही सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे पहला उदाहरण देखा गया और स्थानीय स्वशासन जो है आपका एक्ट 1882 में लाया गया और स्थानीय स्वशासन का भारत पिता बन गया। ठीक है, रिपोर्ट जो है वो ये स्वीकार करती है कि भारत शासन में 1919 अधिनियम में नगरीय स्वशासन से संबंधित एक विशेष योजना रखी गई थी। और उस विशेष योजना में क्या बताया गया था कि गैर सरकारी अध्यक्ष के साथ निर्वाचित बहुमत होना चाहिए, स्थानीय संस्थाओं को कर लगाने की अनुमति होनी चाहिए और मताधिकार का विस्तार होना चाहिए, मताधिकार को और वास्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है स्वतंत्र भारत का परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। देखो, आपको इंडिपेंडेंट इंडिया आपको यहाँ ये बताया गया है कि 1950 के बीच में नगरीय शासन के जो क्षेत्र में महानगर थे और उनमें नगर निगम थे और उनके अंदर भी जो छोटे नगर थे उनमें नगर परिषद और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, नगर पालिका है, इन जैसी संस्थाओं की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र ये सारे जो राज्य हैं इनमें नगर पालिकाओं की आज भी मतलब उस टाइम सबसे पहले अध्ययन देखा गया था। और उनमें जैसे मैंने अभी मद्रास तो आपको बता ही दिया है, उनमें प्रशासनिक सुधारों के लिए सुझाव देने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई थी, समिति, जिसको समिति बोलते हैं। राज्य सूची जो है आपकी
वो राज्य सूची स्टेट लिस्ट उसका विषय होते हुए भी भारत सरकार ने नागरिक स्वायत्ता शासन की संस्थाओं को एक समस्या के रूप में दिखाया और 1951 में स्थानीय वित्तीय जांच समिति रखी। फिर 1968 में एक नगरपालिका कर्मचारी परीक्षण समिति रखी। फिर 1963 में, मतलब 68 से पहले 63 में एक नगरीय स्वायत्त संस्थाओं का वित्तीय विकास के लिए मंत्रियों की समिति रखी थी। और फिर दोबारा 1968 में एक नगरीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित समिति नियुक्त कर दी गई थी। उसके साथ स्वतंत्रता भारत में, जो स्वतंत्र भारत है उसमें एक तरीके से संस्थाओं के विकास के लिए 1992 के काल में इन संस्थाओं के कार्यक्रम में अन्य कमी और न्यूनतम का अनुभव किया गया था। और इनका अनुभव जब किया गया तो इनमें इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता का अभाव, इनके अनियमित चुनाव हैं, दीर्घकालीन स्थितियां थी, संस्थाएं थी, राज्य सरकारी आक्रमण जो भंग करते थे, या फिर एक तरीके से आर्थिक दशा थी, या शक्तियां या अधिकार का अभाव था। इन संस्थाओं में चुनावों का जो आयोजन है उसको एक संरचना के अभाव में इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को अब एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए स्थिति दी गई थी, जिनके जो निराकरण की मांग है वो अवसरों पर भिन्न मंचों से निरंतर उठती है। ठीक है, ये वाली बात इसमें बताई गई है। अब बात आती है संवैधानिक प्रावधान की कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है क्या। देखो, केंद्र में तत्कालीन शासन नरसिम्हा राव सरकार ने 74 संवैधानिक जो विधेयक है, सॉरी स्टूडेंट्स ये मैंने गलती से लगा दिया है, असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है, संवैधानिक विधेयक पारित किया था और अप्रैल 1993 में अस्तित्व में आया। इस विधेयक के जो पारित होने के उपरांत संविधान में एक नया भाग 10th A जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें शहर शासन से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये वाली बात आपको यहाँ पर अच्छे से पता लग गई है। उसके साथ साथ क्या बताया गया है कि नगरीय शासन से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन संविधान की 12वीं अनुसूची में आर्टिकल अनुच्छेद 243 में किया गया है। ठीक है, उसके साथ ये अधिनियम आधे से अधिक राज्यों में अनुसमर्थन के बाद जून 1993 से प्रभावी हुआ। समर्थन होने के बावजूद भी जून 1993 से ये प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि पंचायत और नगर पालिका आपस में क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये आगे पीछे ही लागू किए गए थे, पहले पंचायत फिर नगर पालिका। उसके साथ साथ जो आपका मतलब एक तरीके से ये बताया गया है कि संवैधानिक जो संशोधन है 74 संवैधानिक संशोधन, उसके माध्यम से स्थानीय स्वायत्त शासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। और ये अधिनियम जो है एक तरीके से इसको बहुत ऊंचा एक माना जाता है कि एक तरीके से काफ़ी हेल्प करने के बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो नगरीय शासन है उससे संबंधित 3 प्रकार रखे गए थे कि नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है और जिनकी संख्या 10,000 से 20,000 के मध्य हो। ठीक है, दूसरा रखा गया कि नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक और 3 लाख से कम हो। और तीसरा नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो। ठीक है, ये वाली बात इसमें आपको मैंने बता दी है, जो इन्होंने नगर शासन से संबंधित निकायों के लिए 3 प्रकार रखे थे। उसके बाद आर्टिकल आपका 243 ने हर राज्य के लिए एक ऐसी स्थानीय यूनिट्स, जो आपकी स्थानीय यूनिट्स बना दी थी कि उनको मतलब एक तरीके से काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। लेकिन कोई भी एक ऐसा नगर क्षेत्र जहाँ पर कोई भी एक स्थापना नगर पालिका सेवा प्रदान कर रहा है, इस तरीके से प्रदान किए जाने का एक प्रपोजल रखा जो क्षेत्र को एक बहुत वास्ट तरीके से आगे बढ़ा सके और राज्यपाल को नगर घोषित कर सके। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसे क्षेत्र के लिए नगर पालिका गठित करना अनिवार्य नहीं होगा, ये एक अपवाद है, ये वाली बात भी बोली गई है। ठीक है, भारत में शहरी क्षेत्र में प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के स्थानीय नगर निकायों की स्थापना की गई है और वो क्या है। सबसे पहला है नगर निगम, म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल में क्या बताया गया है कि नगर निगम नगरीय निकायों का सबसे उच्चतम निकाय है। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखिएगा। देश के जो ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई है, ठीक है ना, ये सारे नगर निगम जैसे स्थानीय स्वशासन के निकाय में विद्यमान माने जाते हैं। दिल्ली स्पेशली एक ऐसा नगर निगम है जिसकी स्थापना का अधिकार संसद को है।
ठीक है, और अन्य सभी नगरों की स्थापना उनसे संबंधित राज्यों के विधायक करते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होगा जो आपकी दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी है। सो इस वजह से दिल्ली का जो ये करते हैं नगर निगम की स्थापना एक तरीके से दिल्ली में, तो वो संसद को ही परमिशन है कि संसद ही करेगी। उसके बाद है नगर पालिका। नगर पालिका क्या बोलती है कि इसकी स्थापना छोटे शहरों में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की जाती है और इसका विस्तृत वर्णन इस अध्याय में किया गया है। इस अध्याय में किया गया है का मतलब मैंने ये वाली बात क्यों बोली है, क्योंकि इसको मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप इस पॉइंट में क्या लिखोगे, जो आप पढ़ रहे हो आप इस पॉइंट में वो ही लिखोगे। तीसरा है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट में क्या है कि जैसे मतलब इसका गठन एक पतन शहरों जैसे मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता स्थानों पर किया गया। इसका गठन पतन के प्रबंधन और उसकी सुरक्षा, यहाँ पर नागरिक की सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से किया गया था। पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की जाती है और इसमें एक तरीके से निर्वाचित दोनों तरह के जो सदस्य होते हैं वो और अध्यक्ष होते हैं वो कोई भी अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद है टाउनशिप। टाउनशिप में क्या है कि नगर प्रशासन के इस स्वरूप की स्थापना बड़े से बड़े सार्वजनिक उद्यमों ने अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की है और इन उद्योगों से जुड़े संयंत्रों के समीप एक कॉलोनियों में ये सब रहते हैं और वहीं पर ही उनकी रहकर देखभाल करते हैं। ठीक है, अब है नगर पालिका एवं नगर निगम के कार्य, म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फंक्शंस। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताऊं क्या काम है इनके। नगर नियोजन एवं शहरी नियोजन, सड़कें, पुल, अग्नि सेवाएं जो फायर ब्रिगेड वाली होती हैं, उसके साथ झुग्गी झोपड़ियों में सुधार, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ठीक है, बोलते हैं ना कि बच्चा पैदा हुआ तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट एमसीडी ऑफिस से जाके बनेगा और मृत्यु का भी वहीं से ही बनेगा। प्रकाश व्यवस्था, बस स्टॉप, जन सुविधाएं, ये सारी चीज़ें। और भी मैं आपको थोड़े बहुत और हिंट दे देती हूँ कि संस्कृति और शैक्षिक और अन्य कार्य का प्रोत्साहन और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो प्लानिंग्स का निर्माण होता है, योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है ना, कि अब ये स्कीम निकली, अब वो स्कीम निकली, अब ये योजना, तो ये सारे म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में ही आती हैं। ठीक है, समाज के कमज़ोर वर्गों का हितों का संरक्षण करते हैं, जिसमें विकलांग और मानसिक रूप से जो बीमार लोग होते हैं वो आते हैं और फिर उसके बाद में बूढ़ों का नंबर आता है जो ओल्ड एज होते हैं। ठीक है, ये सारा काम म्यूनिसिपैलिटी की ओर से किया जाता है। अब आता है नगर निकायों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज़। ठीक है, बॉडीज़ गठन में क्या बोला गया है, गठन में ये बोला गया है कि नगर पालिका या नगर निगम के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, जिन्हें वार्ड मेंबर और निगम पार्षद कहते हैं, और राज्य विधानमंडल अपनी एक विधि द्वारा ही व्यक्तियों के लिए उसको मतलब एक तरीके से प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान उसको कर सकता है। सबसे पहला क्या, नगर पालिका या नगर निगम या फिर प्रशासन में विशेष ज्ञान हो उसका, लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के विधान परिषद का सदस्य हो, या संविधान के आर्टिकल 243 के अंतर्गत गठित वार्ड समितियों का अध्यक्ष रह चुका हो। उसके बाद है नगरीय निकायों का कार्यकाल। ठीक है, कि इनका टेन्योर ऑफ अर्बन बॉडीज़ क्या रहा है, कार्यकाल क्या होता है। नगर पालिका या नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका विघटन अवधि से पहले किया जा सकता है और साथ ही नगर पालिका या नगर निगम की जो अवधि है वो तय होने से पहले चुनाव हो जाते हैं। विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि 6 महीने के भीतर ही चुनाव हो जाने चाहिए और 6 महीने से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता है। उसके बाद आपकी बात आती है नगर निगमों के सदस्य के लिए योग्यताएं। योग्यताएं क्या दी गई हैं कि देखो, मैंने आपको सबकी योग्यताएं धीरे धीरे पढ़ा ही रही हूँ, राष्ट्रपति की, बाकी सबकी एक एक करके। सो अब इन्होंने क्या गुना किया है, इनकी भी योग्यता जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो इनकी योग्यताओं में क्या दिया गया है आपको कि संविधान के आर्टिकल 243 के अनुसार राज्यों की जो विधानमंडल है उनके सदस्य के लिए निर्धारित योग्यताएं ही नगर पालिका या नगर निगम के सदस्यों के लिए निर्धारित की गई हैं। लेकिन इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो अलग हैं। जो व्यक्ति 21 वर्ष के हैं वो इन निकायों के सदस्य के लिए योग्य होंगे, जबकि संविधान में ये उल्लिखित है कि विधानमंडल में निर्वाचित के लिए व्यक्ति की योग्यता होगी और उस व्यक्ति की योग्यता होगी जो 25 वर्ष का हो चुका होगा। आर्टिकल 178 ये बात बोलता है, लेकिन फिर भी ये 21 वर्ष के लोग को ले लेते हैं।
नेक्स्ट है नगर निकायों की कर लगाने की शक्ति। नगर निकायों की कर लगाने की जो शक्ति है वो क्या इनको दी गई है कि राज्य विधानमंडल नगर पालिका या फिर नगर निगम को कर, शुल्क या फिर संपत्ति के रंगशाला, मनोरंजन या विज्ञापन कर या फिर पशु कर, वाहनों पर कर, कर होता है टैक्स, ठीक है, वसूलने का या फिर संग्रह करने का, उन्हें निवेश करने का अधिकार बिल्कुल भी दे सकता है। और जो आपका गैर यातायात संबंधी शुल्क होते हैं वो भवन संबंधी शुल्क और अब आपत्तिजनक व्यवहारों या व्यापारों या फिर लाइसेंस वसूल जो शुल्क होते हैं वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य की जो संचित निधि है उससे नगर पालिकाओं को अनुदान किया जा सकता है, आर्टिकल 243 ये वाली बात बोलता है। और साथ में दिल्ली नगर निगम जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, ठीक है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, सो वहाँ केंद्र सरकार निगम को अधिक अनुदान प्रदान करती है। नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की यहाँ बात हो रही है कि नगरपालिका जो कार्यकारी अधिकारी है वो नगरपालिका के लिए कार्यकारिणी विभाग का प्रमुख होता है और राज्य सरकार 3 वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति करती है और इसका वेतन सेवाओं के लिए आवश्यक शर्तें और सरकार से निर्धारित होता है और इसके साथ साथ भुगतान नगरपालिका कोष द्वारा होता है और साथ में राज्य सरकार नगर परिषद की सिफारिशों पर ही इसको हटाया जा सकता है। और ये हर वर्ष नगरपालिका की बजट भी तैयार करता है और नगरपालिका जो है उसका कार्यकारी अधिकारी परिषद की बैठक में सचिव की भूमिका निभाता है। नगरीय शासन की समस्या सबसे पहली है वित्तीय कमी। वित्तीय कमी में क्या बताया गया है कि जो शासन व्यवस्था चाहे स्थानीय हो या फिर गैर स्थानीय हो, वित्तीय किसी भी शासन के सामने आ सकता है। भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो भाई कहीं भी आ सकती है, ऐसे तो कोई इशू वाली बात है ही नहीं। स्थानीय स्वशासन जो है वो एक संवैधानिक प्रावधान किया गया है और इसमें भी एक वित्तीय संबंधी मामलों के प्रावधान को अभाव माना गया है और वित्तीय केंद्र और राज्य की सरकार के अधीन होता है और स्थानीय निकाय के पास एक वित्तीय व्यवस्था के साथ सीमित करके स्रोत होते हैं, ठीक है। उसके बाद है साधनों की कमी, लैक्स ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोला गया है साधनों की कमी में कि स्थानीय निकायों के पास अपने शासन चलाने के लिए आवश्यक जो साधन है उनका एक व्यापक कमी होती है। और मतलब व्यापक कमी क्यों बोला गया है, एक वास्ट तौर पे कमी है, मतलब बहुत ज़्यादा कमी है और इन्हीं वजह से उन्हें राज्य सरकार के साधनों पर निर्भर होना पड़ता है जो इन निकायों के स्वतंत्र पूर्वक कार्यनीति को बाधित कर देती है, रोक देती है। अत्यधिक शहरीकरण, एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन में क्या बोला गया कि तीव्र गति से बढ़ता शहरीकरण भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और कृषिगत व्यवसायों में लाभ में हो रही अत्यधिक कमी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की खोज में शहर की तरफ पलायन में तेजी से वृद्धि हो रही है और शहरों में बढ़ता औद्योगिकरण इस पलायन को अपने तरफ आकर्षित भी कर रहा है। यही वजह है कि शहरों की जनसंख्या में दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, ठीक है। विज्ञान के विकास ने संचार और यातायात के साधनों का भी निर्माण करके शहर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका संघवाद और मतलब ये जो आपकी फेडरल और डिसेंट्रलाइजेशन वाली 3rd यूनिट है पूरी कंप्लीट है। इस क्लास को लेके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी 4th यूनिट पूरी कंप्लीट कर दूँ ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। सो thanks for the watching and best of luck all.